यात्री किराए में सीधे बढ़ोतरी नहीं, लेकिन सरचार्ज में जिस तरह से हमारा जवाब, सुपरहिट ट्रेनों में सुपरफास्ट महंगा, तत्काल और रिजर्वेशन चार्ज में बढ़ोतरी। माल भाड़े पर लगेगा सरचार्ज, फ्यूल कीमतों से जुड़ा माल भाड़ा, साल में 2 बार होगा सरचार्ज पर फैसला। आईएसओ मानकों के तहत होगा रेलवे का खान-पान। कांग्रेस का निशाना आम चुनाव 2014 पर दिखा। पहली बार रेल बजट पेश कर रहे रेल मंत्री पवन बंसल पर दबाव था, निशाना सटीक लगाने का। रेल मंत्री ने कुछ ऐसा ही किया, बड़े बड़े सपने दिखाए और बैकडोर से किराए भी बढ़ा दिए। देखते हैं रेल बजट की 10 बड़ी खबरें। रेल मंत्री ने सीधे रेल किराए में भले बढ़ोतरी ना की हो, लेकिन पिछले दरवाजे से रेल यात्रा महंगी हो गई है। रेल मंत्री ने तत्काल चार्ज में 100 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, जबकि रिजर्वेशन चार्ज 25 रुपए तक और टिकट कैंसिलेशन चार्ज 50 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने पर 75 रुपए तक का सरचार्ज लगाया गया है। इंटरनेट के जरिए टिकट बुकिंग का समय बढ़ाया गया है। अब इंटरनेट से रात 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के अलावा आप कभी भी टिकट बुक करा सकेंगे। इसके अलावा 27 नई पैसेंजर ट्रेन और 67 एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया गया है। मुंबई लोकल में अब एसी डिब्बे भी लगाए जाएंगे। कई एक्सप्रेस ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। रेलवे में शिकायत के लिए नया शिकायत नंबर 1800-111-321 शुरू होगा। माल भाड़ा अब महंगा हो गया है। साल में 2 बार माल भाड़े पर सरचार्ज लगाया जाएगा। एलपीजी डीजल ढुलाई 5.8% महंगी हो गई है। इससे एलपीजी डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। रेलवे में 1,52,000 नई भर्तियां की जाएंगी। रेल बजट से आपको कुछ खास नहीं मिला, बल्कि आपकी जेब जरूर ढीली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और जो रेल बजट आज पवन बंसल साहब ने पेश किया है, जो उनका मेडन रेल बजट रहा, इसके तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस समय जुड़ रहे हैं, हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस समय मौजूद हैं मैडम विजयकांत, जो कि फाइनेंस कमिश्नर हैं रेलवेज की। गुड इवनिंग, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए मैम। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं के श्रीवास्तव साहब, जो कि मेंबर ट्रैफिक हैं रेलवेज में। नमस्कार सर, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एसपी घोष दस्तदार साहब भी मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर मेंबर ट्रैफिक हैं। नमस्कार, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे फिकी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस समय सजाय मित्रा साहब, जो कि मेंबर फिकी इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी से हैं। आपका भी शुक्रिया और कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए मिस्टर मित्रा। आइए हम शुरुआत में आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आज जो खास जो बजट जो जिस तरह से पेश किया गया है, घोष साहब आप इनिशियल कमेंट में कैसे इसको देखेंगे? जिस तरह से जो तमाम इस मेडन बजट को लेकर एक्सपेक्टेशंस जो बंधी हुई थी, जो ओवरऑल रेलवेज के सामने जो चुनौतियां हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन जिस तरह से है और जो चैलेंजेस थे, उसके बीच में जो इनफैक्ट रेल की जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसको ये बजट एड्रेस करने में किस हद तक सफल रहा है? Am I to reply? Yes, Mr. Ghosh, please. I will say that रेल मंत्री जी ने कुछ हद तक तो एक्शन लिया था बजट के पहले ही। रेलवे भाड़ा, यात्री भाड़ा, माल भाड़ा और यात्री भाड़ा दोनों बढ़ाया था, बहुत एब्सोल्युटली नेसेसरी था। रेलवे का फाइनेंसेस बहुत नाजुक हो चुका था। अगर सही एक्शन नहीं लिया जाता तो एयर इंडिया का वे में चला जाता था। इट वुड हैव बीन वेरी सैड थिंग फॉर द इंडियन रेलवेज एंड इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। बट जितना एक्शन लिया गया इतना सफिशिएंट नहीं है। आप अगर देखिए रेल मंत्री जी का बजट में ही है जो 25,000 करोड़ इस साल का नुकसान हो रहा है। पैसेंजर फेयर को, अर्निंग को फ्रेट से क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ रहा है जी। आप अगर इसका पैसेंजर फेयर का अगर एक ऑपरेटिंग रेशियो निकाले, इट विल बी मेरा हिसाब से लगभग 185 से 190 के आसपास। राइट। आइए ओपनिंग कमेंट हम मैडम विजयकांत से लेना चाहेंगे। मैडम, आप प्लीज इसका रैशनल जिस तरह से रहा है, वैसे तो हमने देखा है जो हेडर रहा कि समहाउ पैसेंजर फेयर्स में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा फाइन प्रिंट्स देखें और चेक करें तो इनडायरेक्टली एक तो जैसे हम देख रहे हैं फ्रेट्स को लेकर जो एक नया प्रोसेस, जो एक डायनामिक फॉर्मेट में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी अगर हम बात करें, एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं तत्काल हो या रिजर्वेशन कैंसिलेशन जो हम देखें, इनमें जो तमाम जो चार्जेस जो कस्टमर्स पर डाले जा रहे हैं, इसको किस तरह से आप समझाना चाहेंगे? देखिए, दीज चार्जेस, क्लर्केज चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, तत्काल, ये कई सालों से बढ़ाया नहीं जी।
वैसे तो पीरियोडिकल रिवीजन, एनुअल रिवीजन होना चाहिए हर एक साल। इस बार नहीं किया हम लोग, 5 या 8 साल तक ये चार्जेस बढ़ाए नहीं। अच्छा, व्हाई नॉट एट द टाइम इन जनवरी, जब आपने उस समय पैसेंजर फेयर्स हाइक किए थे, अभी लास्ट मंथ इनफैक्ट, तब उस समय भी इस पर सोच विचार हो रहा था क्या? नहीं, उस समय ये सोच विचार नहीं था। उस समय तो बस पैसेंजर फेयर्स रैशनलाइजेशन करना था और ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो हो रही थी फ्रेट पर, उसको कम करना था जी। सो दैट वाज आवर मेजर प्लान फॉर द जनवरी इंक्रीज व्हिच वी हैड डन। राइट, एक बार जसजीत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। जसजीत साहब, आप आज के इस बजट को किस तरह से देखना चाहेंगे? समहाउ आगे हमने देखा है इलेक्शंस हैं, और जिस तरह से कई सालों के बाद कांग्रेस मिनिस्टर की तरफ से रेल बजट पेश किया गया है, आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं आज जो बजट में जो चीजें सामने आई हैं? देखिए, सब जानते हैं कि जितना भी इसमें आमदनी आएगी वो फ्रेट से आती है और वो खर्चा होता है पैसेंजर के ऊपर। दैट इज द वे इट इज। तो हमें लगा कि फ्रेट के मामले में कुछ ज्यादा काम नहीं किया गया। फ्रेट में दिखाया है कि 9% का इम्प्रूवमेंट होगा इस साल में जी। जो 4% लग रहा है कि माल बढ़ने से है और 5% फ्रेट के इंक्रीज होने से है। तो 9% उसमें इंक्रीज दिखाया है। जो 9% इंक्रीज और 1% ऑपरेटिंग कॉस्ट का कम होगा रेलवे का, तो करीब 900 करोड़ रुपए ही आता है। हमें लगा कि इसके अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के बारे में कोई बात नहीं किया गया, फ्रेट ट्रेन के बारे में कोई बात नहीं किया गया। ठीक है कि फ्रेट कॉरिडोर आएगा, पर उसको अभी 5-7 साल हैं, तो उस टाइम तक तो और ज्यादा जो मुश्किलें बढ़ जाएंगी हमारी। तो हमको लगा कि कोई इसमें स्ट्रेटजी दिखी नहीं, नजर नहीं आई कि ये पैसा कहां से आएगा। अच्छा जसजीत साहब, आप क्या चाह रहे थे एग्जैक्टली मिस्टर बंसल को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए था? जैसे एक तरफ हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी है, तो समहाउ हमने देखा है फ्रेट फ्रंट पर जो अपना जो थॉट है वो रखी, और जो आगे की रणनीति पूरी रहने वाली है, जिस तरह से ऑलमोस्ट इसमें 5% ऑन एन एवरेज एनुअली जो हाइक होगा, ये आप समहाउ क्या लगता है, और किस तरह से और एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते थे? हमें लगता है कि हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, उसमें काफी कुछ छुपा हुआ है। उसका मतलब है कि खर्चे में कटौती करेंगे। तो खर्चे में कटौती करने का मतलब ये भी है कि फ्यूचर को कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हमें लगा कि उनको जो उनकी कैश काउ है वो फ्रेट है, और फ्रेट का इस साल का जो रेवेन्यू है 85,000 करोड़ था और 32,000 था रेवेन्यू पैसेंजर से जी। तो फ्रेट जो मेन स्ट्रे है रेलवे का, उसको बढ़ाने के लिए जो अभी रेलवे के पास लैंड है, वहां पर लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करें, जिससे कि वहां पे ट्रकिंग का और रेलवे का एक मिश्रण हो, वो हमें नजर नहीं आया। दूसरा था कि कंटेनर ऑपरेटर्स हैं जिनके आने से करीब $1 बिलियन पैसा आया रेलवे के अंदर, बट इनके प्रति भी जो पॉलिसीज हैं ये ज्यादा फ्रेंडली नहीं रही हैं। तो मेरे ख्याल से हम पीपीपी की बात करते हैं जी, पर उसमें जो पार्टनरशिप वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे जसजीत साहब, आपने जिस तरह से जो व्यूज इनिशियली शेयर किए हैं और अपना पक्ष रखा है इस पैनल में, थैंक यू वेरी मच साहब, धन्यवाद। आइए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से हमारे साथ बाकी मेहमान मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, ये समहाउ ये जो हमने देखा है टैरिफ फ्रेट पॉलिसी को लेकर, मिनिस्टर कह रहे थे एक पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है, काफ़ी बड़े पैमाने पर जो बदलाव की जो बात हो रही है, ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके पीछे की पूरी थॉट क्या किस तरह से है? ये जो डायनेमिक कहा जा रहा है, ये किस तरह से एग्जैक्टली वर्क करेगा? आप कैसे डिटेल्स शेयर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि हमारे खर्चे में फ्यूल का खर्चा जो होता है जी, उसका हिसाब निकाला गया, और उस फ्यूल कंपोनेंट पे जो बढ़ोतरी हो रही है, लगातार हो रही है, जो डीजल फ्यूल में भी हो रही है, बिजली में भी हो रही है जी, उसके लिए हमको ज़रूरत थी कि हम उसको एडजस्ट करें। नहीं तो आउटगो तो हो रहा है हमारा, तो वो कंपोनेंट निकाल के इस बार उसको बढ़ाया गया है, और यह तय किया गया है कि डायनेमिक प्राइसिंग होगी। इसमें जो है आप अगर दाम बढ़ता है तेल का तो हम बढ़ाएंगे, घटता है तो घटाएंगे। इसको आप मतलब साल में 2 बार रिव्यू करेंगे? साल में 2 बार रिव्यू करेंगे। अच्छा, इसमें आपको ये नहीं लगता है ऑलरेडी जो इंडियन रेलवेज के फ्रेट में स्पेशली रोड से काफ़ी वहाँ से काफ़ी प्रेशर है, ये थोड़ा कहीं प्रेफरेंस कई रूट्स पे आपको लगता है रोड्स को तो इस तरह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर एनुअली ऑन एन एवरेज 5% इंक्रीज होगा तो दूसरे ऑप्शंस भी जो और हैं उनको भी देखेंगे? ठीक है, हमारा जो फ्रेट इंक्रीज हो रहा है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ दी फ्यूल हाइक जी, और फ्यूल हाइक रोड को भी अफेक्ट करती है, उनका भी किराया बढ़ेगा, हमारा बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ेगा। आप और किस तरह से कुछ इस फ्रंट पर अट्रैक्ट करने के लिए फ्रेट फ्रंट पर प्लान आउट कर रहे हैं ताकि इस तरफ और ट्रैफिक आ सके?
से हमारी बहुत सी नई स्कीम्स आ रही हैं जिसके बारे में अभी वो कह रहे थे आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। जी। बजट के पहले ही हमारे पास एक पॉलिसी आ चुकी है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल की। जी। और उस पॉलिसी को हमने पिछले साल ही रिवाइज़ किया और उसके बाद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उस पर टर्मिनल बन रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है टर्मिनल्स में, तो स्टेट ऑफ आर्ट टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उसके थ्रू भी आएगा। वो एक एवेन्यू हो जिससे कस्टमर को सुविधा मिलेगी, हैंडलिंग ईजी होगी, स्टोरेज मिलेगा, वारफेज मिलेगा। राइट। आइए इंडस्ट्री किस तरह से इस बजट को देख रही है, हम फिकी का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए मिस्टर मित्रा का रुख करेंगे। मित्रा साहब, आप बता सकें ये जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो है इस समय और इनफैक्ट रेलवेज के सामने जो चैलेंजेस थे उसके बीच में ये जो बजट पेश किया गया है वो वाकई जो रियल इश्यूज थे उनको एड्रेस करने में कुछ हद तक सफल हुआ है या इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई है? नहीं साहब, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको याद हो जब दिनेश त्रिवेदी साहब ने अपना बजट पेश किया था जी, तो उसमें उन्होंने सैम पिट्रोडा की कमेटी की रिपोर्ट और काकोडकर कमेटी की रिपोर्ट में हमको अंदाज़ा दिया था कि ट्रांसपेरेंसी थी काफ़ी उसमें कि इतने पैसे की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर से रेलवे में इतना गैप है इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो उसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जी। लेकिन इस बार बंसल साहब के बजट में कुछ ऐसी छोटी छोटी ऐसे मुद्दे हैं या ऐसे नुक्ते जो नज़र आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि रेलवे ने कुछ अपनी सोच बदली है और इस तरफ रुख किया है कि हमें ये सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट्स हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। मसलन आप इसको जैसे अभी आप ही कह रहे थे कि पैराडाइम शिफ्ट की बात की उन्होंने, ये एक क्लीशे वर्ड है, आपको लगता है पैराडाइम शिफ्ट, लेकिन कुछ ऐसा है कि उन्होंने मसलन स्टेट्स को इन्वॉल्व किया है, BHEL जैसी PSUs को इन्वॉल्व किया है ग्रीन फील्ड यूनिट्स लगाने में। तो इसमें ये एक पॉजिटिव स्टैंड ये है कि अगर आप PSUs को, स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करें, जो आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको एक पार्टली आप एड्रेस कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि आपने इसकी तरफ रुख दिया है। एक और बड़ी एक छोटी सी उसमें एक पॉइंट है जिसमें रेलवे ने कहा मंत्री साहब ने कि जो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो एक मतलब फैले हुए थे, उसमें से हमने प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स उठाए हैं और उन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को हम धीरे धीरे इंश्योर करा रहे हैं कि उनकी फंडिंग पूरी हो, वरना क्या हो रहा था जी मित्रा साहब में। जी, हम आपके पास लौट कर आते हैं। इसमें समहाउ कुछ ऐसे भी पक्ष हैं कि ये इन्फ्लेशन को पुश करेगा या इनफैक्ट PPP को और पुश करने के लिए और स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तमाम और पहलुओं पर आपके पास लौटेंगे और रेलवे बजट की और बारीकियों को भी हम टटोलेंगे। कई खास मेहमान मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। रेल बजट जिस तरह से पेश करने के बाद रेल मंत्री पवन बंसल ने बजट को लेकर इसमें जिस तरह से जो तमाम इश्यूज रहे हैं उनको विस्तार से टच किया और खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक उपाध्याय से। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज बजट पेश किया है और इस वक्त खुद रेल मंत्री हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। बंसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के साथ बात करने के लिए। ऐसा बजट आपने पेश किया है जो बहुत क्लैरिटी लिए हुए है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने जो किराया जो बढ़ाया है वो सीधे डोर से ना बढ़ाकर बैक डोर से बढ़ाया है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी? नहीं, वो किराया नहीं बढ़ाया जी। जब किराए बढ़ाए थे जनवरी में, उस वक्त ये भी बढ़ाए जा सकते थे और बढ़ाने चाहिए थे। उस वक्त मुझे आए को समय कम हुआ था मंत्रालय में और इनका फैसला करने का भी समय कम था, तो उस वक्त सिर्फ किरायों को बढ़ाया गया। जो ये सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, एक रिजर्वेशन की, एक एनहांस्ड रिजर्वेशन जो ख़त्म कर दिया, तत्काल चार्जेस का, उस पे आपके सुपर फास्ट पे लगाने का, कैंसिलेशन चार्जेस, ये उनके लिए हैं। ये भी बहुत समय से इनको भी रिवाइज़ नहीं किया गया था। ये उस वक्त भी किया जा सकता है, वो जनवरी की जगह वो अब किया है और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अगर आप हिसाब लगाएं, वो एनहांस चार्ज रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया है, सिर्फ रिजर्वेशन चार्जेस रहा। दोनों को आप जोड़ के देखें, ज़्यादा श्रेणियों के लिए कम हो गया है, किसी किसी श्रेणी के लिए कुछ बढ़ेगा। टोटल मिला के टोटल बड़े आकार में सिर्फ 63 करोड़ वो बनेगा। और ऐसे ही वो जो आपका क्लार्क के चार्जेस हैं वो शायद 150 कुछ इतना करोड़ का है। ये सब मिला के जो ये किराए का जिनको कहते हैं, ये सारा मिला के 400 करोड़, तकरीबन 480 करोड़ टोटल बनता है। इसमें तत्काल के चार्जेस हैं जो
किराए में नहीं लिए जाते। किराया बेसिक किराया होता है, ये अलग होता है। कैंसिलेशन चार्जेस इसमें गिने ही नहीं जाते, बल्कि कैंसिलेशन चार्जेस तो मैं समझता हूँ सभी जगह से ये एक सपोर्ट होनी चाहिए कि और बढ़ाने चाहिए, ताकि जो टिकट लोग खरीद के ब्लैक में बेच देते हैं उनको डर रहे कि ये अगर नहीं बिका तो नुकसान हो जाएगा पूरा। तो ब्लैक में लोग टिकट मतलब ब्लैक के लिए खरीदना बंद कर देंगे और टिकट वहाँ बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन बंसल साहब, ये तो आपने बैकडोर से जैसे कहा जा रहा है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपने फ्रेट चार्जेस बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। और कांग्रेस का ये नारा हमेशा से रहा है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। देखिए एक वो कॉन्सेप्ट उसमें लाए हैं कि जितना फ्यूल चार्जेस बढ़ते हैं उसके मुताबिक उसी प्रोपोर्शन में उसका वो एक फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट हो जाए। ये किराए नहीं बढ़ाने। अब हमें ये तय करना है कि अगर रेल सर्विसेज की मांग ज़्यादा है, वो हमें चलानी है, लोगों को मुहैया करवानी है, तो वो कैसे होगा? वो क्या ये हम मांग करते रहें? आप दूसरी तरफ देखिए रोडवेज़ में क्या हो रहा है। क्या वहाँ किराए नहीं बढ़ेंगे? क्या वहाँ कीमतें नहीं बढ़ेंगी? इसके साथ भाड़ा नहीं बढ़ेगा? तो अगर रेलवे से यही मांग होती रहेगी कि नहीं, ये तो रेल सरकार बाहर से फंड करे टोटल चीज़ को, टोटल रेलवेज़ के ऑपरेशन को, क्योंकि सरकार के पास है रेलवेज़, तो केंद्र सरकार बाहर से पैसा टोटल इसको जीबीएस बजट से अपनी दूसरी तरफ से दे। वहाँ पैसा कहाँ से आता है? क्या वो पैसा अगर वहाँ इकट्ठा करना हो तो वहाँ सरकार को कुछ नहीं लगाना पड़ेगा टैक्सेस? ये तो पूरी चीज़ को एक समझने के साथ हमें ज़रूरत है, उसी हिसाब से इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है हम, कि इस चीज़ को उस एक भावना से लें कि अलग अलग सर्विसेज जो प्रोवाइड होती हैं उनके लिए आपको उस सर्विस को आपको लेने के लिए उसका खर्च उसका देना है। लेकिन बंसल साहब, आपने जब जनवरी में किराया बढ़ाया था उस वक्त एक बात और कही थी कि साफ़ सफाई और जो सर्विसेज हैं उन पर बहुत जोर दिया जाएगा। बजट में ऐसा दिखता नहीं है। नहीं, यही आज फिर मैंने कहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। गाड़ियों बढ़ाने का और का मतलब उसकी कॉस्ट पे नहीं हो सकता। उस पे मैंने कहा है और उसी बात पे मैं आज भी अटल हूँ, वही बात कह रहा हूँ कि इनके लिए काम ज़्यादा करने। मैंने वहाँ कहा है कि 104 स्टेशंस पे सफाई के लिए और नए पिकअप किए हैं। जनरल मैनेजर्स को उसके लिए कहा है, उनकी मीटिंग्स लूँगा, उनसे बात करूँगा। मैं ये नहीं कहा कि एकदम 7,000 के 7,000 स्टेशन पे ये हो जाएगा, लेकिन उसकी जितनी हमें उसके लिए मैंने एनहांसमेंट किया है, एलोकेशन सफाई के लिए ज़्यादा की हैं पहले से, और उसको अच्छे ढंग से इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड तौर पे इस पे खर्च करेंगे। बंसल साहब, आपको आए हुए बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे की माली हालत इस बजट में पहले से बेहतर दिख रही है। कैसे ये आपने जो 12,500 करोड़ रुपए का जो सरप्लस जनरेट किया, क्या क्या आपने कॉस्ट कटिंग के मेजर्स लिए जो अब माली हालत पहले से बेहतर दिख रही है? ये है उसके हिसाब से मतलब कई चीज़ों पे हमने सोचा है कि कहाँ अपने वर्किंग ऑपरेशंस के जो कॉस्ट हैं उसके मुकाबले कम करें। जो हमारी आमदनी हो रही है, इनकम होना है, हमारा किराया कितना बढ़ पाएगा इस समय के साथ। लोग ज़्यादा होते हैं, थोड़ा उसका फेयर वैसे ज़्यादा है, उससे हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन होगी वो ज़्यादा होगी। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारा ख्याल है कि हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 87.8 हो जाएगा। पहले तो 90 से ऊपर निकल गया था, अब इस बार उसको 88.8 इस साल में है, अब 87.8% इस वक्त होगा। उन सब चीज़ों के साथ हम समझते हैं कि हमारा फंड बैलेंस 12,500 करोड़ तकरीबन हो जाएगा। आखिरी सवाल, पीपीपी लंबे समय से कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बहुत अच्छा रिस्पांस आया नहीं, 1-2 प्रोजेक्ट को छोड़कर। किस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना ही है। 3 प्रोजेक्ट्स तो अभी हो जाएंगे, उसके लिए बिल्कुल आएंगे, जो कैबिनेट ने अभी पास किया है। हमने जो अपना मॉडल नया बनाया है इसका, लोगों की उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उसके हिसाब से जो हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट्स, जो खाने हैं माइंस में, और क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के लिए रेल लाइंस डेडिकेटेड वहाँ के लिए बनेगी, और साथ साथ दूसरे भी ऑफ कोर्स सब उस पे होगा। वो लोग जिनके फैसिलिटीज़ हैं, जिनके वो माइंस वगैरह हैं, वो बनाएंगे, उनको उसमें भाड़े में कटौती होती रहेगी, उस हिसाब से वो चल पाएंगे। और रेलवे स्टेशन के ऐसे ही रीडेवलपमेंट के लिए ऐसे प्लान्स हैं पीपीपी मॉडल के। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये रेल मिनिस्टर पवन बंसल साहब जिन्होंने अपना आज पहला बजट पेश किया है। श्रीवास्तव साहब, हम जैसे बात कर रहे हैं, एक तरफ पैसेंजर फेयर्स को डायरेक्टली नहीं, लेकिन जिस तरह से और एडिशनल जो चार्जेस की बात हो रही है, या फ्रेट पॉलिसी में जो समहाउ ये फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट की बात हमने टच की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बड़ा पहलू है लैंड बैंक का। इसको लेकर एग्जैक्टली क्या रोड मैप है? इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, कैसे अनलॉक किया जा सकता है? क्योंकि ये कि बड़ा लैंड बैंक है और समहाउ ये रेवेन्यू जनरेशन में एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। ये लैंड बैंक को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमने एक कंपनी ऑलरेडी बना रखी है, RLDA जी, रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो स्पेरेबल लैंड हमारे पास है जिसमें हमको ज़रूरत नहीं है,
वो लैंड पार्सल उनको दिए जा रहे हैं और वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये समहाउ आपको ये जो पीपीपी मॉडल है, ये आपको क्या लगता है, क्या उसमें एग्जैक्टली इस समय चैलेंजेस हैं? क्यों वो उतना पिकअप नहीं हो पा रहा है? जो इंटेंशन जिस तरह से है या जिस तरह से जिस गोल्स के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, उसमें क्या आपको अभी ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं? पीपीपी में आदमी इन्वेस्टमेंट तभी लेके आएगा जब उसके लिए प्रोजेक्ट वायबल होगा, उसको पैसा मिलेगा। जी, थोड़ी बहुत अभी तक हमारे साइड से भी कमी रही है कि जो हमारी पॉलिसीज आई हैं वो उतनी ओपन एंडेड नहीं रही हैं। तो ये टारगेट जो सेट हो रहे हैं ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के अंडर पीपीपी, ये इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे कुछ फ्रेंडली इनिशिएटिव्स इस तरह से, या क्या कुछ आगे एक्सपेक्ट करें इस मोर्चे पर? नहीं, अब नई पॉलिसी जो हम लेके आ रहे हैं उसमें ये कस्टमर फ्रेंडली हैं और जो है बैंकेबल है। जैसे भी पोर्ट कनेक्टिविटी की बात मंत्री जी कर रहे थे जी, वो 5 नए मॉडल लाए गए हैं हमारे, उसमें हमने जो वायबल ऑप्शन दिया है कि लोग पैसा लगाएंगे, लाइन में लगाएंगे और उनका पैसा हम रिफंड करेंगे थ्रू फ्रेट रिबेट। जी, तो प्रोजेक्ट वायबल हो जाएगा, बैंकेबल हो जाएगा, तो आदमी इन्वेस्टमेंट करने में तैयार होगा, उसको रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह हमने एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल की पॉलिसी हमारी थी, वो हमने पिछले साल रिवाइव की है और उसके बाद हमको 35 प्रपोजल आ गए हमारे सामने जी, जिसमें 17 ग्रीन फील्ड हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें वो आदमी ज़मीन भी खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और 25 एकड़ से लेकर 200 एकड़ तक के प्रोजेक्ट उसमें है। राइट, हम इंडस्ट्री का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैडम कांत आपसे हम जानना चाहेंगे, ये स्पेशली अगर हम पैसेंजर फेयर्स के सेगमेंट में देखें और जो लॉसेस जिस तरह से इसमें हैं ऑलमोस्ट 25,000 करोड़, ये समहाउ कैसी स्ट्रैटेजी रही है? क्योंकि मिस्टर बंसल ने अभी जनवरी में ऑलमोस्ट 10 साल के बाद इसमें इजाफा किया। देखें सभी चीज़ें महंगी हुई, इसको टच नहीं किया गया, उसके रीजंस अपने आप में हैं, लेकिन समहाउ अगर हम ये देखें ये जिस तरह के लॉसेज हैं, क्या कुछ आपने क्या ऑब्जर्व किया है? ये माइंडसेट में क्या लोगों के थोड़ा चेंजेस होते दिख रहे हैं आपको? क्या अगर बेटर सर्विसेज हों, जैसे मिनिस्टर ने भी पीछे कहा था कि उसके लिए लोग ज़्यादा कुछ देने में उनको इतना एतराज़ भी नहीं करते हैं, ये स्पेसिफिकली आगे कैसे इसको लेकर बढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर फ्रेट में इजाफा होगा तो इनडायरेक्टली आपको पास ऑन तो हो ही रहा है, बेशक पैसेंजर फेयर आप उसको टच ना करें। ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो अभी हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसको हमें कम करना है, लेकिन एक बार नहीं हो सकता है ना, ये तो आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा सुबेरे बजट स्पीच में, अगर मार्जिनली 5% इफ द फेयर्स हैड बीन इंक्रीज्ड इन द लास्ट 10 years, हमें 1 लाख करोड़ अभी तक मिल पाता, लेकिन वो नहीं हुआ जी। तो एक साल में ये नहीं कर सकते हम। दिस इश्यू वी विल एड्रेस इट ग्रेजुअली, राइट, बट अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पैसेंजर्स इज देयर and this year we are also giving more amenities to the passengers. Right, we have increased the outlay by about 24%. इसमें कई सारे पैसेंजर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स भी हैं, उनको भी हम चेक करेंगे। कई और पहलू, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज पेश किए गए रेल बजट के तमाम एंगल्स को हम टच कर रहे हैं, कई खास मेहमान बने हुए हैं। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हम इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए एक बार फिर से मिस्टर मित्रा के पास चलेंगे। मित्रा साहब, कुछ ऐसे भी वर्जन्स रहे कि जिस तरह से हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, ये एक स्लो डाउन का फेज है इकोनॉमी में, इंडस्ट्री के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं और इनफैक्ट इस तरह से ये जो अब बात की जा रही है फ्रेट को लेकर, जो बर्डन जिस तरह से रहेगा वो इंडस्ट्री के लिए और मुश्किल क्रिएट करेगा। ये आप इस एंगल को किस तरह से देखेंगे? सही है, अब इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप फ्रेट बढ़ाए कि जो बढ़ाए गए थे फ्रेट उस पर असर करेगा। और जनरली क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स मूव करते हैं, जो कार्गो मूव करता है रेलवे, मसलन कोल है, सीमेंट है, इन पे बढ़ोतरी होती तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस उसके आते हैं मार्केट में। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, जो अभी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है रेलवेज़ की, जिसमें उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो हमने जितनी पॉलिसीज़, जब भी रेलवे बोर्ड पॉलिसीज़ निकालती है, अक्सर हमसे फीडबैक लेती है, मसलन फिक्की से, अदर ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक लेती है। तो कई बार हम लोग अपनी फीडबैक देते हैं, लेकिन वो हमें ऐसा लगता है कि वो फीडबैक इनकॉपरेट नहीं हो पाता। एज अ रिज़ल्ट जितनी स्कीम्स आई हैं उसमें अगर आप देखें कि कोई भी स्कीम टेक ऑफ नहीं की जब तक उसको वापस रीएनालाइज ना किया होगा, जिसका पूरा एक समय है। मतलब रीएनालाइज स्कीम करने के लिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाता है, फिर वो स्कीम आती है, फिर शायद वो हल्के से टेक ऑफ करती है। तो इनिशियल स्टेज पे अगर हमसे जो इनपुट्स लिए जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हों, तो मेरे ख्याल में ये जो स्कीम्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी और गवर्नमेंट
को ज़्यादा फायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा जो राइट। मिस्टर मित्रा, आप समाओ कुछ सजेशंस दे सकते हैं। अभी जैसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो पीपीपी मॉडल है वो पिकअप क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या एग्जैक्टली आपके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, किस तरह से इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, जैसे अब आपको दो मसले बताऊं, दो एग्जांपल्स हैं। एक था पहला वाला जो कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, बड़ा सक्सेसफुल स्कीम थी, कई लोग आए उसमें जुड़े एक साथ। मेरे ख्याल में उस साल 600-700 करोड़ का फायदा हुआ रेलवे का पार्टिसिपेटिव प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन वही स्कीम बाद में धीरे धीरे डाइल्यूट होती चली गई और ऐसा वक्त ऐसा आया कि आदमी क्वेश्चन करने लगा प्राइवेट सेक्टर की, साहब हमने इतना सारा इन्वेस्ट किया और आज आप हमसे स्कीम जो है पूरी डाइल्यूट होकर इस लेवल पे आ गई कि हमें डिस्करेज हो रहे हैं हम। उसकी वजह ये हुई कि जो और भी स्कीम्स थी उस पर प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि साहब पहले आप क्लैरिटी ले आइए स्कीम में, तभी हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वक्त जो आप 1 लाख करोड़ चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट सेक्टर ही वो ब्रिज कर पाएगा गैप। तो जब तक स्कीम्स वायबल नहीं होंगी और आप इनपुट्स इंडस्ट्री से नहीं लेंगे और उसको स्कीम में नहीं रखेंगे, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा कि आप पीपीपी उसको ला पाएँ। और दूसरी चीज़ जो मंत्री कह रहे थे और एमटी साहब भी कह रहे थे, जो स्कीम थी पोर्ट को कनेक्ट करने की और कोल माइंस को, नहीं ठीक है, बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं। इसमें फ्रेट रिबेट से मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर अब इतना इंकरेज नहीं, कल वो फ्रेट बढ़ जाएगा तो फिर वही बात हो जाएगी। अगर फ्रेट अपॉर्चनमेंट की बात आए, कुछ ऐसा हो कि साहब इस रूट पे अगर जो भी फ्रेट चलता है उसमें कुछ एक सर्टन लिमिटेड परसेंटेज अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, तो मेरे ख्याल में वो एक इन्वेस्टमेंट की तरफ और तेज बढ़ेगा, वो देखेगा कि एक वायबल ऑप्शन है। तो आपके अकॉर्डिंग इस तरह के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आना पड़ेगा और इसको पुश करने के लिए। मिस्टर घोष, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, ये बात होती है वर्ल्ड क्लास स्टेशंस की, पिछले कई साल से हो रही है, लेकिन रियलिटी सबके समक्ष है। जो बेसिक्स हैं वो भी हम देखते हैं, क्लीननेस को लेकर, हाइजीन को लेकर वो मिसिंग रहते हैं। ये क्या एग्जैक्टली रीजंस हैं कि हम देखते हैं अनाउंसमेंट्स होती हैं लेकिन फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं और फिर जो हकीकत है वो सबके समक्ष है, जो ग्राउंड रियलिटी है? वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो है ये ज़रूरी है, ये बहुत दिन से रेलवे ने बोल रहे हैं जो करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ये है जो रेलवे का जो एग्जिस्टिंग स्टेशन को अगर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए तो उसमें ऑलरेडी पैसेंजर्स आर कमिंग, ट्रेन्स आर बीइंग रिसीव्ड, उसके बावजूद भी उसको रिमॉडलिंग करके वर्ल्ड क्लास बनाना है। ये थोड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी में एयरपोर्ट का रिमॉडल कर दिया, उससे डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे जो रनवे एक्सेट्रा है उसमें कोई टच नहीं करता है, सिर्फ बिल्डिंग को थोड़ा ठीक ठाक कर देता है, विच इज़ सेपरेट। तो बेसिक प्रॉब्लम उसी में ही है, जो इसको वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा है इट ऑल्सो हैज़ टू बी ऑन पीपीपी मॉडल, क्योंकि रेलवे अपना पैसा खर्चा करके वर्ल्ड का स्टेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्री आएगा, जो कंपनी आएगा जो इसमें पैसा खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही होगा कि इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा। अच्छा, एक और जिस तरह से जो आज जो अनाउंसमेंट हुई है, ये किस तरह से आपको लग रहा है आगे ये कितना हेल्पफुल रह सकती है? ये फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट की स्पेसिफिकली जो डायनामिक फॉर्मेट में लेकर आए हैं, इसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि चैलेंजेस कई हैं, क्या ये सही सोच है जिसके साथ वो आए हैं? मेरा हिसाब से एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन पूरा सही नहीं है। ये इसलिए जे रेलवे का जो टोटल खर्चा है जी, वो खर्चा हर साल बढ़ते जा रहा है अकॉर्डिंग टू रेलवे कॉस्ट ऑफ इनपुट। उसके साथ एम्प्लॉयज़ का पे भी बढ़ते जा रहा है। सो रेलवे का जो टोटल कॉस्ट का है उसका एक अगर इंडेक्स बनाया जाए, उसके साथ लिंक होना चाहिए पैसेंजर फेयर का, जिसको कॉस्ट सब्सिडाइज करना पाए रेलवे फ्रेट से। 90s का अगर देखें, जो 90s में रेलवे आउट प्राइस्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ एवरी ईयर वेरी स्टीप राइज इन फ्रेट। फ्रेट को छूना नहीं चाहिए था, लेकिन पिछले 10 साल में फ्रेट को सही रास्ता में ले आया था। ऑलरेडी पिछले महीने में रेलवे का फ्रेट भी 15-20% बढ़ चुका है। उसके बाद फिर ये जो फ्रेट का जो फ्यूल का कंपोनेंट फ्रेट से जोड़ दिया गया, ये रेलवे का फ्रेट को फर्दर इनकॉम्पिटिटिव कर देगा कंपेयर टू रोड। राइट। सो राइटली इट शुड हैव बीन कनेक्टेड विद द पैसेंजर फेयर, नॉट विद द फ्रेट। ओके, तो अपने आप में जिस तरह से आप इस एंगल को टच कर रहे हैं कि आगे रोड की तरफ जिस तरह से और प्रेफरेंस भी उस फ्रंट को मिल सकती है। श्रीवास्तव साहब, हमने ये भी देखा आज पैसेंजर फ्रंट पर
कई सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए हैं जो फ्रेंडली हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी को जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है IRCTC को और स्पीड अप करने के लिए, और साथ साथ ये आधार कार्ड की जो बात हो रही है, ये एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करेगा? क्या ये सिस्टम में और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या ये जो टाउट्स वगैरह को आउट करने के लिए, ये मतलब ये जो पूरा प्लानिंग है, ये आप किस तरह से इसको समझाना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी किस तरह से ये सारे बदलाव लाएगी? देखिए, हमने पैसेंजर रिजर्वेशन एरिया में टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। जब टिकटिंग हम लेके आए, इंटरनेट टिकट मिल रहा है आपको, मोबाइल पे टिकट लेके, हमारे मोबाइल से टिकट मिल सकता है आपको, वो लेके अब आए हैं। हमारी जो IRCTC से शिकायत लोगों को थी कि कैपेसिटी उसकी कम है, कंजेशन हो जाता है, लोगों को मिलता नहीं है टाइम से, उसके लिए टिकटिंग उसको दूर कर पाएगी, मतलब जो ऑलमोस्ट 7200। तो जो प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है और इस साल के अंत तक वो कमीशन हो जाएगा। उसका जब क्षमता बढ़ जाएगी तो लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी, उनको मिल पाएगा। जो फैसला होगा, जो भी हैंग करते हैं वो साइट पे, वो हैंग नहीं करेंगे। राइट। इसमें हम ऑपरेटिंग रेशियो की अगर बात करें मैडम, ऑलमोस्ट 88% के आसपास जिस तरह से है, ये 90 के जिस तरह से नीचे आया है, इसको लेकर आगे किस तरह का आप गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस फ्रंट पर, क्योंकि इसको लेकर कई सारे चैलेंजेस रहे हैं, इसको किस तरह से आप अभी मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ये 5 साल में ये पहली बार 90 के नीचे आया है। जी बिल्कुल। ऑपरेटिंग रेशियो, और वेरी रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है। और अगले साल के 87.8% रखा है हमने। ये हम फिस्कल डिसिप्लिन करेंगे, जैसे मंत्री साहब ने कहा, दिस इज अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन। तो एक क्या है कि हमने अपना जो सारा प्रोजेक्ट्स है उसको प्रायोरिटाइज किया है। दीज प्रोजेक्ट्स विच आर रेम्यूनरेटिव, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 347 प्रोजेक्ट्स, तो रेम्यूनरेशन हमें भी मिलेगा और नेशनल इकोनॉमी को भी उसका हमें कंट्रीब्यूशन होगी। और अगले है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हम कम कर देंगे, वो वैसे भी इस साल कम कर दिया और भी कम करेंगे। राइट, तो उन फ्रंट्स पर मतलब काम किया जाएगा। बिल्कुल, और ये संभव है। वेरी रियलिस्टिक ऑपरेटिंग रेशियो। राइट, सो इट्स बिलो 90 नाउ। मित्रा साहब, आप हम जो बात कर रहे हैं सभी पहलुओं के आज के बजट में, एक इस पर एक खास एंगल और भी है कि आगे अब इलेक्शंस हैं, स्टेट्स में भी और फिर जनरल इलेक्शंस हैं, तो वो भी बैकड्रॉप में है, तो उसके चलते भी जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं मद्देनजर रखकर लिया गया। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस मिनिस्टर की तरफ से हमने देखा ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के बाद ये जो रेल बजट प्रेजेंट किया गया है, एलायंस की अपनी जिस तरह से इश्यूज रहते थे, ये आप इसको किस तरह से देखना चाहेंगे? क्योंकि आगे जो इलेक्शंस भी थे, तो एक्सपेक्टेशंस आपकी किस तरह से थी इनफैक्ट? साहब, मेरे ख्याल में कोई भी बजट कैसा भी हो, हम एक डेमोक्रेसी में हैं, तो चारों तरफ से जो भी प्रेशर्स आते हैं उनको कंसोलिडेट करना पड़ता है। जी बिल्कुल। चाहे रेल मिनिस्ट्री हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, दोनों को करना पड़ता है। तो ये रियलिटी जिसके हम परे नहीं जा सकते। तो जो अभी ट्रेनें अनाउंस हुई हैं, हो सकता है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, तो कुछ ऐसे क्या कहते हैं लाइनें होंगी या कोई एरिया ऐसे होंगे जो डेवलप करने के लिए जोर एम्फेसिस होगा ख़ास तौर से। लेकिन अगर आप पुराना हिस्ट्री उठा के देखें, मैं 2-3 बजट्स की पुरानी बात कर रहा हूँ, जो बजट्स थे वो किसी पहलू पे नहीं छू रहे थे। मतलब एक एडहॉकिज्म थी। मेरे ख्याल में दिनेश त्रिवेदी साहब का पहला बजट था जिसने पूरा अंदाज़ा लिया रेलवे का और हमारे सामने खुलासा किया कि साहब ये ट्रांसपेरेंसी है। राइट मिस्टर मित्रा जी, जैसे आप कह रहे हैं, उसके बाद भी स्टेटमेंट थी पीएम की, फॉरवर्ड लुकिंग है, बाद में जो कुछ हुआ, लेकिन अभी आप जैसे बता रहे हैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ इस समय अधीर रंजन चौधरी साहब भी मौजूद हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज हैं। नमस्कार, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, आप कैसे, खुद बताएं, आप कैसे रेट कर रहे हैं? ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कंस्ट्रेंट्स रहते हैं इलेक्शंस को रखते हुए भी मद्देनजर, आपने ये जो बजट आज आया है इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? क्योंकि अलायंस काफ़ी इसको लेकर हमने देखा है, जो पहले उनके अपने इश्यूज रहते थे, आज अपोजिशन काफ़ी विरोध कर रही है और कह रही है काफ़ी हद तक ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि ये रेल बजट नहीं, राय बरेली बजट है। आप कैसे बताएंगे? देखिए, विपक्ष की जो नेता लोग हैं उनको तो बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने में दम नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक विशाल देश है जहां कुल मिलाकर 35 ऐसा राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है। रेल को अगर कुछ करना चाहिए तो सारे 35 राज्यों को मद्देनजर ही करना पड़ता है।
एक रायबरेली में एक फैक्ट्री लगाने का मतलब बात किया, रेल में कमिटमेंट किया गया। इसमें क्या भूचाल पैदा हो रहा है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि नहीं, इसमें ये कहा जा रहा है कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उनको इग्नोर किया गया है। हाँ अच्छा, सही बात। अच्छा, रायबरेली का कौन सा स्टेट के अंदर होते हैं? यूपी। यूपी क्या ज्यादा रिच स्टेट है इंडिया में क्या? यूपी तो बीमारू स्टेट का एक स्टेट है यूपी। तो रायबरेली में अगर कोई फैक्ट्री बने तो ये तो यूपी के लिए खास तौर पर ये सारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा। अच्छा, रायबरेली कोई अलग प्रांत नहीं है, कोई अलग सूब नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, रायबरेली यूपी जो हुआ, हमारा पार्टी का जो नेत्री और हमारा पार्टी के जो प्रेसिडेंट है मैडम सोनिया गांधी की वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इतना शोर शराबा हो रहे हैं। लेकिन और सारे 8-9 जगह पे ये ऐसा प्रोजेक्ट रखा गया है, जैसे मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट रखा गया है, उड़ीसा में प्रोजेक्ट रखा गया है, तो उसके बारे में कोई आलोचना नहीं होता है यहाँ। हम आपके पास लौट कर आते हैं चौधरी साहब, इसमें कई और पहलू हैं, जैसे कहा ये भी जा रहा है और हुआ 8 प्रोजेक्ट 35 राज्य है और उसमें सिर्फ 8 प्रोजेक्ट की यह घोषणा हुई है। उसमें मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, जो कांग्रेस शासित नहीं है, और यूपी कांग्रेस शासित नहीं है। रायबरेली में अगर कुछ होगा तो यूपी में हुआ, यूपी का कांग्रेस शासित है, तो इसमें कैसे आप अपना आपने जिस तरह से पक्ष रखा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहा यह जा रहा है ये महंगाई को और पुश करेगा, क्योंकि ये जो फ्रेट बढ़ रहा है, आगे चुनाव है, तो इसको किस तरह से मतलब देख रहे हैं, बाकी और तमाम इश्यूज। हम आपके पास लौट कर आ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सभी खास मेहमान बने हुए हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे। आप देख रहे हैं रेल बजट पर ये खास पेशकश, कई खास मेहमान बने हुए हैं। आइए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज अधीर रंजन चौधरी साहब के पास चलेंगे। चौधरी साहब, आप जैसे बात कर रहे थे, रायबरेली है, यूपी है, लेकिन अगर हम ऑपोजिशन को चलिए छोड़िए, आपके एलाइज की बात करते हैं। आपके एलाइज जिस तरह से हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये एंटी पुअर है, और इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया है जहां पर इनफैक्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और पुश करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए। एलाइज को आप किस तरह से बताएंगे? जी, लग रहा है कुछ इस समय टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम, हम कुछ देर में उनका फिर से रुख करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम ये बातचीत कर रहे थे, घोष साहब, ये आपको कहीं ये लगता है कि जो एक मौका था, जो अपॉर्चुनिटी जैसे हम चेक करना चाह रहे थे, एक वो थी, उसको और अवेल किया जाता था, या आप कैसे इसको देखेंगे? मैं पहले भी कहा हूँ ये एक अच्छा मौका था, लेकिन मुझे ये लगता है जी इलेक्शन ईयर है, इसलिए मंत्री जी थोड़ा रेस्ट्रेंट हो गए। अदरवाइज ये फ्यूल का जो है ये पैसेंजर के साथ भी लगना चाहिए था। ऑफ कोर्स जैसे लग रहा है जो बजट में शायद इसने कहा है जो अप्रैल में नहीं लगे तो अक्टूबर से लगे जी। ये पैसेंजर साइड में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसको ग्रेजुअली आगे बढ़ाना चाहिए। उसका पूरा कॉस्ट, रेलवे का कॉस्ट का जो इंडेक्स है उसके साथ जोड़ना चाहिए। फेयर ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले बजट में बढ़ा चुका है, फिर फ्यूल के साथ भी लिंक कर चुका है, लेकिन ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड लाएगा और रेलवे फ्रेट को जी रोड के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव। राइट श्रीवास्तव साहब, इसमें हम जैसे बात कर रहे थे समहाउ एमिनिटीज़ की, और उसमें जो तमाम इश्यूज रहते हैं, आज मिनिस्टर ने इस बात पर एम्फेसाइज किया है कि अगर रिसोर्सेज की क्रंच हैं तो वो रीज़न नहीं हो सकता किसी प्रकार की कुछ सब स्टैंडर्ड सर्विसेज देने के लिए। आखिर क्या रीजंस रहे हैं, मतलब आगे क्योंकि जिस तरह से लोग अच्छी सर्विसेज चाहते हैं, क्या कुछ आप मतलब प्लान कर रहे हैं उस फ्रंट पर? देखिए, जो हमारी सुविधाएं उपलब्ध है वो तो लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले कुशन सीट नहीं होती थी, पटरी की सीट होती थी, कुशन सीट लेके आए हैं, बढ़िया डब्बे लेके आए हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, LHB कोचेज आई हैं। ये आपने आज जिस तरह से जो ये पैसेंजर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स है, आपको लग रहा है ये यंगस्टर्स को अट्रैक्ट हो पाएंगे? मतलब ये एक बड़ी आबादी जिस तरह से हम देखते हैं यंगस्टर्स की है, और अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं इस फ्रंट पर, इस मोर्चे से, तो आप ये जो टूरिज्म को भी जो अट्रैक्ट करने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक टूरिज्म भी, और ये जो पूरे पैकेजेस लेकर आ रहे हैं, ये जो पूरा इसका हम देख रहे हैं चेंजेस जिस तरह से हो रहे हैं,
ये क्या आप मतलब किस तरह से आगे टारगेट्स लेकर और प्लान करके चल रहे हैं? नहीं, ये हमारी सारी कोशिश हो रही है कि लोगों को पैकेज मिले, टूरिज़्म इम्प्रूव करें। यहाँ पे हम हाई एंड टूरिज़्म के लिए जो है लग्जरी ट्रेन चला रहे हैं जी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में चला रहे हैं। IRCTC अपने अकेले भी चला रही है, महाराजा एक्सप्रेस चला रही है, आम आदमी के लिए भी टूरिस्ट ट्रेनें चल रही हैं, पिलग्रिम स्पेशल चल रही है। तो डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स हम ला रहे हैं जी, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, पैसा लोगों के पास बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर रहा है, तो ट्रेनों में स्टेशनों में भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं वो। उनके हिसाब से हम खड़े नहीं उतर पाते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, साधन चाहिए। मंत्री ने जो कहा था कि नई गाड़ियाँ चलाने का ये मतलब नहीं है कि सुविधाएँ कम हो जाएंगी। नई गाड़ियाँ हम चलाएँगे, वो भी ज़रूरत है हमको चलाने की, सुविधाएँ भी हम देंगे और देने के लिए हम प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। राइट। सफाई के लिए हमने ऑनबोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस लेके आए हम ट्रेन पे। ट्रेनों पे सफाई वालों को चढ़ाते हैं जो लगातार सफाई करते चलते हैं। लेकिन 350 गाड़ियों में व्यवस्था जो लोग जो ट्रैवल करते हैं और उसमें वो तमाम तरह की उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन मैडम विजय, आप बता सकें ये सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार से एलोकेशंस हो रहे हैं उसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे इसको लेकर पिछले दिनों इश्यूज रहे हैं और इनफैक्ट महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी ये इस एंगल को आप कैसे बताएंगे? जैसे बजट स्पीच में आज कहा गया, इस साल एम्फेसिस इज ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी के लिए हमने अब करीब 16% एक्स्ट्रा दिया है इस साल एलोकेशन, बजट एलोकेशन ओवर 2012-13, और सिक्योरिटी के लिए 12% दिया है जी। और सेफ्टी के लिए ये अभी जो ब्रिजेस है, ट्रैक रिन्यूअल्स है, और ऑन रेवेन्यू साइड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स है, उसके लिए हमने काफ़ी बढ़ाया है एलोकेशन। और सिमिलरली सिक्योरिटी महिलाओं के लिए RPF कंटिंजेंट करीब 8 कैंप्स हैव बीन इंक्रीज्ड एंड लेडी RPFs विल बी रिक्रूटेड। So the emphasis this year is on safety and security, and we have given higher allocations consciously. Right. मित्रों साहब, आप बता सकें ये इनफैक्ट जो अगर हम आगे की विजन की बात करें, जो रोड मैप आगे का जो प्लान आउट हुआ है, उसके लिए आपको लगता है और थोड़े बिगर स्टेप्स एंड और बोल्ड स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं? मतलब उसको अचीव करने के लिए जो इस समय चुनौतियां हैं उसके तहत आप आगे थोड़ा लॉन्गर व्यू दिखा सकें, एक बड़ी पिक्चर यहाँ से आपको किस तरह से दिख रही है? तो इस बजट की बात हुई, लेकिन आगे वो जो बड़े टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। जी जी सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है साहब। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आज तक जो हम लोग स्टेप्स लेते आए हैं पिछले 15-20 साल में, अब हमें ये देखना है कि हमारी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत ही ज़रूरी हो गई है। इनफैक्ट बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके पीछे रेलवे को सोच लगानी पड़ेगी। और अगर आप ये देखें कि सबसे बड़ा इशू जो ये है कि रेलवे रूल मेकर भी है, ऑपरेटर भी है और रेगुलेटर भी है। ये जो सोच है मेरे ख्याल में इसमें से थोड़ा सा अलग चल के रेलवे को हट के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको प्राइवेट सेक्टर को लेके चलना है इसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन फ्यूचर, जो हमें लग रहा है अगर 14 लाख करोड़ 2020 तक 2 5 ईयर प्लान्स में इनको लगाना है, तो ये पैसे इनफैक्ट मंत्री खुद ही कह रहे थे कि अभी वो करीब 95,000 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स प्लान बजट पे उनको कहीं से लाना है। तो ये मेरे ख्याल में बजटरी सपोर्ट तो आपको मिलेगा नहीं, इंटरनल जनरेशन की भी एक लिमिट होती है। तो कहीं ना कहीं से आपको बाहर ऐसे इन्वेस्टर्स लाने पड़ेंगे, चाहे प्राइवेट हो, चाहे PSUs हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, जिनको हाथ लेके चलेंगे, तभी आप ये टारगेट्स मीट कर पाएंगे। हम इसी नोट पर शो को वाइंड अप करेंगे। आप सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे। मिस्टर मित्रा थैंक यू, घोष दत्तस्तार साहब आपका शुक्रिया, मैडम विजयकांत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, और श्रीवास्तव साहब आपका भी धन्यवाद। तो ये था पहला बजट पवन बंसल साहब का, और इसमें जिस तरह से हम यही एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि रेलवे की जो इनफैक्ट रिक्वायरमेंट्स थी उसको कितना एड्रेस कर पाया है, साथ ही पैसेंजर्स के लिए जहां तक फेयर में तो हाइक नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली जो प्रेशर्स रहेंगे अनमूव फ्रेट को लेकर जो एक नए माइंडसेट के साथ वो आए हैं, वो किस तरह से इन्फ्लेशनरी भी रह सकता है, लेकिन जो कई सारे पैसेंजर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स भी ले गए हैं। तो इस तरह से ये आज का ये बजट रहा है। इस खास पेशकश को देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार। प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया 24 cities, more than 48 cities, spreading smile across India. Powered by भारतीय स्टेट बैंक, बेहतरीन होम लोन और कार लोन के लिए प्रायोजक हैं एशियन पेंट्स, रॉयल विद टेफ्लॉन और LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।